हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल टारगेट विद सचिन। और आई होप आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी है। चंद्रवंश का पहला पार्ट कंप्लीट किया था, तो आज हम रुद्रचंद्र से आगे देखेंगे। तो रुद्रचंद्र के बाद जो अगला राजा था वो लक्ष्मीचंद था। तो जो लक्ष्मीचंद है इसका शासनकाल 1597 से शुरू होता है और ये रुद्रचंद का छोटा वाला पुत्र था जो लक्ष्मीचंद था। इसने क्या किया है, इसने नए सिरे से जो दारमा घाटी है वहाँ की नई व्यवस्थाएं, मतलब वहाँ की व्यवस्थाओं में बहुत से बदलाव किए। तो दारमा घाटी के जो सोका लोगों के लिए नए नए नियम बनाए थे इसने। जैसा कि अभी तक हम लोगों को पता है कि जो नियम चेंज किए थे वो लक्ष्मीचंद ने किए थे, लेकिन अगर आप जैसे अजय रावत जैसे स्टैंड से पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि भले ही नाम तो लक्ष्मीचंद का आता है लेकिन ये चेंजेस उसके बड़े भाई ने किए थे जिसका नाम था शक्ति गोसाई। तो उस समय उसने राज्य में दो न्यायालय बनाए, एक को बोलते थे हम बिस्टाली और एक को बोलते थे हम न्यायाली। तो जो बिस्टाली थी ये एक प्रकार का न्यायालय था। तो यहाँ सिर्फ सैनिकों के मामले आते थे, लाइक जैसे सैनिकों के बीच के आपस के मतभेद हो, चाहे वो राज्य से बाहर के मतभेद हो या आंतरिक मतभेद हो, जो कुछ भी होते थे वो बिस्टाली में होता था। और न्यायालय में जो आम जनता है उनके बातें सुनी जाती थी, उनकी समस्याएं जो कि जन समस्याएं होती थी उन लोगों की बात सुनी जाती थी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बिस्टाली और न्यायाली किसके समय पर थी, तो हम याद रखेंगे वो किसके समय पे थी, लक्ष्मीचंद के समय पे। इसके बाद देखते हैं हम कि इसने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। जैसे कि जो ये लक्ष्मीचंद था ये बहुत सारे बहुत ही मतलब भक्त प्रकार का था, मतलब ये पूजा पाठ इत्यादि सब में विश्वास रखता था। तो 1602 में इसने एक बागेश्वर बागनाथ मंदिर में भी रिपेयरिंग का काम करवाया और इसके शिवलिंग पर इसने एक चांदी की शक्ति लगवाई थी, मतलब एक तरफ से अर्पित किया था तांबे की वस्तु को वहाँ पे। इसके बाद जो है इसने गढ़वाल के कुछ शासक कराए थे और इसके समय पे गढ़वाल और जो कुमाऊं में बहुत अत्यधिक युद्ध हुए थे। तो जब ये 8वीं विजय पाता है गढ़वाल पे तो उस खुशी में एक त्योहार होता है खतुआ। तो जो कुछ लोग जानते होंगे इस बारे में लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो खतुआ एक तरफ का त्योहार होता है जिसमें बेसिकली एक आग लगाई जाती है और उसके ऊपर लोग कूदते हैं, इसी प्रकार से खुशियां मनाई जाती हैं उसमें। तो ये उस समय की जीत की खुशी में इसने ये प्रारंभ किया था। और वहाँ के एक सेनापति था, जो 8वां युद्ध था उस सेनापति का नाम था खतक सिंह। तो उसे हराने पर ये खतुड़वा, उसके नाम से रिलेटेड कर सकते हो आप, खतक सिंह को हराने पर खतुड़वा शुरू किया। लेकिन अंततः क्या होता है, जब बाद में पंवार वंश के साथ युद्ध होता है इसका एक और बार, तो वहाँ का जो उस समय का राजा होता है महपति साहब वो इसे हरा देता है। अभी जब हम गढ़वाल वंश को पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे। पंवार वंश को जो भी पढ़ेंगे हम तो उससे हमें पता चलते रहेगा धीरे धीरे। इसके बाद क्या होता है कि जो लक्ष्मीचंद होता है वो क्या करता है, मुगल शासक जहांगीर से मिलने जाता है और उसके लिए अनोखे तोहफे लेके गया। जहांगीर खुद वर्णन करता है इसके बराबर समृद्ध राजा नहीं है। तो जो लक्ष्मीचंद है ये भी क्या जाता है मुगल शासक के पास जाता है, बहुत सारी भेंट अर्पित करता है उसे, क्योंकि उस समय पे दिल्ली में मुगल शासन का ही शासन चलता था और उत्तराखंड एक छोटा सा इलाका था जहाँ पर दो दो तीन वंश आपस में लड़ते थे। इसके बाद लक्ष्मीचंद के बाद इसका पुत्र त्रिमल चंद गद्दी पर बैठता है। तो 1621 से 1616 से लेकर 1621 तक ये युवराज के रूप में कार्य करता है। मतलब इसकी उम्र काफ़ी छोटी होती है, तो ये सीखता है कि राजा किस प्रकार बना जाता है, तो ये ऐसा युवराज काम कर सीखता है। गढ़ियोड़ा ताम्रपात्र में इसे क्या बोला गया है, महाराज कुमार कहा गया है। और विजयचंद 1625 में शासक था यहाँ का। लेकिन जब भी समय विजयचंद यहाँ का शासक होता था उस समय त्रिमल चंद युवराज था वहाँ पे। तो विजयचंद के शासन में वहाँ काफ़ी असंतोष था, लूट माट, मतलब जनता प्रजा खुश नहीं थी इससे। तो इसने क्या किया, त्रिमल चंद ने सहायता लेकर इसकी हत्या कर दी थी। और 1625 में
से लेकर 1638 तक त्रिमल चंद का शासन रहा था वहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं 1688 में आता है बाज बहादुर चंद। अब बाज बहादुर चंद है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बाज बहादुर चंद से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो यह है कि नारायण विष्णु की उपाधि ली थी, मतलब इसने खुद को नारायण की उपाधि दी थी और ये मतलब इस साम्राज्य को जताना चाहता कि हम ऐसा भगवान शासक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये अपने को मतलब दिखाना चाहता था कि हम बहुत ही अच्छे शासक हैं और उनकी रक्षा कर सकते हैं, इस प्रकार से एज अ भगवान दिखाना चाहता था। और याद रखेंगे हम कि ये शाहजहाँ और औरंगजेब का क्या था, समकालीन था। ये क्वेश्चन भी बनता है कि कौन शाहजहाँ और औरंगजेब का समकालीन था। अगला हम देखते हैं इसके राज्य का विस्तार। तो इसने राज्य का विस्तार काफ़ी ज़्यादा किया था, जैसे कि पश्चिम बंगाल, गढ़वाल का जो श्रीनगर है वहाँ पे, बरेली, तिब्बत, सभी जगह पर इसने क्या किया था, युद्ध कर कर उन्हें अपने राज्यों में लाने की कोशिश की थी। और इसके समय पे महीने में एक बार बेगारी प्रथा प्रचलित थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा सकता है कभी कभार। इसके समय पे क्या होता है, एक कटेहारों उस समय सरदार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो ये लोग लूटते थे। उनसे बचने के लिए बाज ने क्या किया कि दिल्ली शाहजहाँ के दरबार में गए थे। देखो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। जब गढ़वाल में एक 84 कोस नामक जगह थी जो कि बहुत लंबा एरिया था, तो वहां से क्या होता था, बहुत ज़्यादा आमदनी इकट्ठा होती थी। मतलब वहां पे जो कृषि वर्षि करके बहुत ज़्यादा आमदनी इकट्ठा होती थी, वो जो थी 9 लाख रुपए पर साल के। लेकिन कटिहारों ने क्या किया, एक बार वहां पे देखकर वहां पे लूट मचा दी। ठीक है, तो इससे इससे गुस्सा होकर क्या होता है, वो शाहजहाँ के दरबार में दिल्ली चले जाता है बाज बहादुर। और मुगल सैनिकों की मदद करके लेकर बाज क्या करता है, शाहजहाँ द्वारा बहादुर की उपाधि ले लेता है। तो मुगल भी उसकी मदद करते हैं और बाद में शाहजहाँ उसे क्या, बहादुर की उपाधि देते हैं, इसलिए उसे बाज बहादुर चंद कहा जाता है। तथा इसने बाजपुर की स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये हमें याद रखना है। अगला आता है कि 1658 से 1659 तक मुगल में गद्दी में विवाद था, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो औरंगजेब और दारा शिकोह दो भाई होते हैं, उनके आपस में क्या हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं किसी कारणवश। तो जो दारा शिकोह होता है वो हार जाता है और औरंगजेब जीत जाता है। तो औरंगजेब क्या करता है, गुस्से में जो दारा शिकोह का पुत्र होता है उसे भी मारने की कोशिश करता है, जिसका नाम था सुलेमान शिकोह। ठीक है, अब सुलेमान शिकोह भाग कर क्या करता है, कुमाऊं में बाज की शरण में चले जाता है। जब उसे कोई चारा नहीं दिखता तो वो चले जाता है बाद में बाज के पास। लेकिन बाज उससे भी ज्यादा चतुर होता है, तो बाज उसे थोड़ा बहला फुसला के उपहार देकर क्या कर देता है, गढ़वाल भेज देता है, ताकि कल के दिन कोई मुगल ये ना बोले वहां से औरंगजेब उस पर ना आक्रमण कर दे इस बहाने। तो अगला ये देखते हैं कि इसमें जो बाज बहादुर चंद था, यह धर्म कर्म कांड था, यानी अनेक मंदिरों का निर्माण किया। तो बहुत धर्म कर्म वगैरह मानता था, इन चीजों को भगवान को मानता था, तो इसने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया था और निर्माण भी कराया था। जो पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल है, जिसे उस समय पर थल कहा जाता था, ये इसी ने बनवाया था। तो ये खूबसूरत एक ही पाषाण खंड में तरासा था, मतलब एक ही पत्थर में इस मंदिर को बनाया गया था। तो इसकी जो बनावट है वो एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी है। ठीक है, इसके बाद बहादुर चंद की जो विशेषता थी वो ये थी कि उसने तिब्बती अभियान चलाया था। तो तिब्बती अभियान में इसने क्या किया कि मानसरोवर यात्रा को शुरू किया था। मतलब हुणु, जो वहाँ पे हुणु थे, उन्हें हराया था इसने और वहाँ से तिब्बती मानसरोवर यात्रा को शुरू किया था। लेकिन पवार वंश ने देखा कि यार ये तो अभी हुणों के साथ व्यस्त है, तो इसका फायदा उठाकर क्यों ना चंद वंश पे आक्रमण कर दिया जाए, ये सोचा। लेकिन आज वापिस आकर यहाँ पवार पे आक्रमण कर देता है। जब बाज वहां से हुणों को हराकर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि इन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की, तो वो पहले ही पवारों पे आक्रमण कर देता है और लोहागढ़ और बांधगढ़ जीतकर उसे श्रीनगर खदेड़ देता है। ठीक है, तो पवार वंश समझौता फिर क्या होता है, जब उन्हें श्रीनगर खदेड़ देता है तो बाद में क्या करता है,
जो पंवार वंश होता है वो समझौता करते हैं, मतलब बाज को कुछ उपहार देते हैं और बाद में लोहागढ़ और बादगढ़ उससे छुड़वा लेते हैं। ठीक है। अब अगला चीज जो हमें इम्पोर्टेंट याद रखनी वो है कि पंवारों की मदद उस समय पर कत्यूरियों ने की थी, क्योंकि कत्यूरी भी कहते हैं वहाँ पे छोटे छोटे शासक थे जो क्या करना चाहते थे, चंद्रवंश को चंद्रवंश से लड़ना चाहते थे या फिर उनसे परेशान थे, इसलिए उस समय पंवारों की मदद किसने की थी, कत्यूरी ने। पर जब इसके बारे में बाज को पता चलता है तो बाज क्या करता है, इसका बदला लेने के लिए जाता है और मनीला किला अल्मोड़ा को जीतकर सल्ट को चंद्रवंश में मिला देता है। ठीक है। उसके बाद 1673 में व्यास घाटी, जो कि अभी पिथौरागढ़ में होती है, को भी अपने वंश में मिला देता है वो। ये आ सकता है क्वेश्चन कि व्यास घाटी को किसने मिलाया था, तो वो था कौन, बाज बहादुर चंद। ठीक है। नेक्स्ट है कि पंवार वंश को हराने पर यह नंदा देवी, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कॉमन ही हो गया अब तो, कि पंवार वंश को हराने पर नंदा देवी की मूर्ति अल्मोड़ा कौन लेके आता है, तो वो कौन लेके आता है, बाज बहादुर चंद लेके आता है। अभी हम जब पंवार वंश पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें पता चलेगा इन सब चीज़ों के बारे में, तो रिलेट हो जाएंगे आपस में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पंवार वंश का मेदिनी शाह था, उस समय पंवार वंश का शासक कौन था, मेदिनी शाह था। तो परेशान होकर औरंगजेब के दरबार में जाता है और औरंगजेब था, तो उसके पास जाकर बोलता है कि बाज के पास बहुत सारा सोना है, क्योंकि उसने हूणों को भी हराया था, उसमें काफ़ी लूटपाट की थी, तो उसका सोना लेने की उनसे मांग करता है औरंगजेब से। तो औरंगजेब को भी क्या, पैसों की जरूरत तो सभी को होती है, तो औरंगजेब भी इसका फायदा उठाना चाहता था, तो औरंगजेब ने अपनी सेना आक्रमण के लिए भेज दी। लेकिन बाज बहुत चतुर था, जैसे कि अभी हमने इससे पहले भी देखा, जब दारा सिकों का पुत्र जाता है तो वो उसे चालाकी से कहाँ भेज देता है, गढ़वाल की तरफ भेज देता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, औरंगजेब जो होता है वो क्या करता है, जब सेना भेजता है अपनी, तो बाज उसके सेनापति होता है एक, अलवर्दी खां, उसकी सहायता से क्या करता है, औरंगजेब को मना लेता है और पहाड़ पर आक्रमण रोक देता है। अंततः उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बोला जाता है कि बूढ़े होने पर उसकी एक युक्ति थी, जिसे वो बोलता था कि, जिसमें वो बोलता था उम्र भयो 80 और बुद्धि गई नसी, मतलब एक प्रकार से समझ सकते हो कि बुद्धि के बढ़ने पर क्या हो गया, बुद्धि का ह्रास होना शुरू हो गया। याद रखना कि भूटियों और हुड़ियों से जो सिरती कर है वो किसने लिया था, बाज बहादुर चंद ने ही लिया था। इसके बाद का जो अगला शासक आता है वो होता है उद्योग चंद। ठीक है। उद्योग चंद का शासनकाल 1678 से लेकर 1698 तक रहा था। तो उसने क्या किया, चंदों में भारती चंद के बाद यही राजा था जिसने नेपाल आक्रमण किया। तो चंदों में एक तो सर्वप्रथम भारती चंद ने आक्रमण किया था, और दूसरा होता है उद्योग चंद, ये उससे भी खतरनाक होता है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या करता है, उनकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है अजमेरगढ़, और अजमेरगढ़ पर अधिकार कर लेता है। वहाँ के जो राजा होते हैं नेपाल के, उनकी दो राजधानियां होती हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। जो उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी वो अजमेरगढ़ थी। और उद्योग चंद पर क्या होता है, उसके बाद गुस्सा होकर नेपाल के लोग क्या कर देते हैं, संयुक्त अभियान चला देते हैं। दोनों, गढ़वाल का मेदिनी शाह और नेपाल का देवपाल, ये दोनों मिलकर गुस्से में क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर यहाँ पे उद्योग चंद पे आक्रमण कर देते हैं। लेकिन उद्योग चंद बहुत ही कुशल होता है, तो वो क्या करता है, जीत जाता है इस पे भी। बाद में वो डोटी से पुनः युद्ध करता है और अजमेरगढ़ को विध्वंस कर देता है। मतलब वो फिर से, जब बाद में कुछ समय रुक के वो क्या जाता है, दोबारा युद्ध करने जाता है और फिर से विध्वंस कर देता है। और वहां जीतने पर उसे देवताओं का प्रसाद समझकर क्या करता है, प्रयागराज में स्नान करने के लिए चले जाता है। जैसे कि वो बहुत भक्ति वाला था वो व्यक्ति भी, तो वो प्रयागराज में स्नान करने निकल पड़ा। ठीक है। इसका फायदा फिर से डोटी लोग उठाना चाहते थे। तो डोटी का जो राजा था देवपाल, उसने क्या किया, पुनः काली कुमाऊं, जिसे कि अभी हम क्या बोलते हैं, चंपावत। तो पुनः काली कुमाऊं पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं, चंपावत पर अधिकार कर लेते हैं। तो उद्योगचंद क्या करता है, एक बड़ी सेना के साथ चंपावत की ओर निकल जाता है। गुस्से में
दोबारा जब प्रयागराज से आकर उद्योगचंद बड़ी सेना लेकर चंपावत की ओर निकल जाता है। ठीक है, जैसे ही लोग वहाँ के राजा को पता चलता है कि डोटी राजा को पता चलता है कि उद्योगचंद आने वाला है, तो यही सुनकर वो क्या करता है, कालीपार ग्रीष्मकालीन राजधानी अपने अजमेरगढ़ की ओर भाग जाता है। काली नदी के पार, जैसे आपको पता ही है कि पिथौरागढ़ में जो काली नदी है उससे इधर उत्तराखंड होता है और उससे उधर नेपाल होता है। तो वो डर के मारे काली नदी को पार करके अपनी राजधानी अजमेरगढ़ नेपाल में भाग जाता है। तो उद्योगचंद लेकिन बहुत ही गुस्से में होता है, तो उद्योगचंद क्या करता है, अजमेरगढ़ का सारा धन लूट लेता है। उद्योगचंद अजमेरगढ़ का सारा धन लूट लेता है। ठीक है, और डोटी राजा देवपाल डर के मारे क्या, उससे भी पीछे को अपनी शीतकालीन राजधानी, अभी मैंने बताया था ना 2 राजधानियां थी, तो वो डर के मारे अपनी शीतकालीन राजधानी जुराइल दिपाइल को भाग जाता है। ठीक है, डोटी का राजा जो होता है वो चंद राजा से इसलिए चलता था क्योंकि चंदों ने सिरों व सिरा से डोटी का आधिपत्य समाप्त करने अपने अधिकार किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोर और सिरा 2 क्षेत्र थे, इससे पहले भी हमने पढ़ा था। तो डोटी लोगों के अधीन था वो पहले, बाद में क्या होता है, डोटी लोगों को वहां से भगा दिया जाता है, इसलिए वो चंद राजाओं से काफी नाराज रहता था इस बात से। जब विजय होती है, विजय करके वो वापस आते हैं, जब उद्योगचंद वापस आता है वहां से जीत कर, तो डोटी नरेश क्या करता है, सीमा पर दोबारा उपद्रव कर देता है। जैसे ही वो वहां से वापस आता है तो जो नेपाल का राजा होता है वो वहां पे फिर से उपद्रव मचा देता है, अतः उद्योग को पुनः चढ़ाई करनी पड़ती है। इस बार जब वो तीसरी बार चढ़ता है तो वो क्या करता है, इस बार दिपाइल से भी भगा देता है। लगाओ, ग्रीष्मकालीन राजधानी तो उसने जीती थी, शीतकालीन राजधानी भी लूट लेता है। और जो वहाँ का राजा होता है दिपाइल से भागकर कहाँ चले जाता है, देश के खैरागढ़ नामक स्थान पर सड़ा रहता है, बहुत पीछे नेपाल के कहीं बीच में जाकर डर के मारे वहां पर चले जाता है। ठीक है, 1688 में खैरागढ़ पर अधिकार कर लेता है उद्योगचंद, और वहां दोनों के मध्य अंतः संधि हुई और डोटी नरेश ने कर देना स्वीकार कर। और वहां पे क्या होता है, दोनों उद्योगचंद और डोटी नरेश की भी संधि होती है कि जो डोटी नरेश है वो क्या देगा, उद्योगचंद को कर देगा, टैक्स देगा। तो खुशी में, इस बात से खुश होकर उद्योगचंद क्या करता है, अल्मोड़ा में उत्सव शुरू करता है और काफी मंदिर बनवाता है, और उसने अपने लिए एक महल भी बनवाया था। तो जिसमें क्या होता है, त्रिपुरा त्रिपुरा सुंदरी, पार्वतीश्वर और उद्योगचंद्रेश्वर नाम के थे। ठीक है, टैक्स न देने के कारण दोबारा जब कुछ समय बाद क्या होता है, जो नेपाल का राजा होता है वो टैक्स नहीं देता है, तो उस कारण दोबारा गुस्से में गया तो उदयचंद दोबारा चढ़ाई के लिए निकल जाता है। आप देख रहे हैं कितने बार जाते हो नेपाल, लेकिन हार कर भी वो हार जाता है इस बार। ठीक है, और कभी भी युद्ध करने का निर्णय नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, क्योंकि इस युद्ध में बहुत से लोगों की जानें जाती हैं, उसके एक प्रिय सेनापति की भी जान चली जाती है इसमें, उद्योगचंद के। इसलिए वो क्या करता है, इसके बाद सब अस्त्र वस्त्र छोड़कर धर्म पाठ में लग जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है यहाँ पे, जो शिवाजी के पोते के दरबार के जो राजकवि थे, मतीराम, ठीक है, वो उद्योगचंद के दरबार में आए थे। ये हमेशा हम याद रखेंगे, एक फैक्ट बनता है, यहाँ से भी आ सकता है कि, तो इसे ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है इतना। इसमें मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट और बताना चाहूंगा जो कि काफी इम्पोर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए उसके बारे में। तो बाज बहादुर चंद्र के समय में क्या हुआ था, एक फैक्ट छूट गया है, जो ये हम ऐसे ही याद रख सकते हैं, बाज बहादुर और उदयचंद के समय का हो। तो उस समय पे क्या हुआ था, जो कत्यूरी राजा था वो क्या करता है, कत्यूरी राजकुमारों को क्या करता है, भगा देता है गढ़वाल की ओर। और ये लोग क्या करते हैं उसके बाद, गढ़वाल में आक्रमण मचाना शुरू कर देते हैं, जो कि ये राजकुमार होते हैं कत्यूरी। इस वजह से क्या होता है कि गोला रावत, जो कि भूम सिंह थोगता की पुत्री होती है, तीलू रौतेली, इसने क्या किया, इन्हें गढ़वाल की सीमाओं से खदेड़ दिया। जबकि जब इसके दोनों भाई मर जाते हैं, जो तो तीलू रौतेली को आगे आना पड़ता है और वो इन राजकुमारों को अपनी सीमाओं से खदेड़ देती है। ठीक है, यह घटना मतलब बाज बहादुर चंद के समय से प्रारंभ हुई थी और उद्योग चंद के समय तक चलती रही थी। जैसा आप लोगों को पता भी होगा कि अभी रिसेंटली हमारी जो गवर्नमेंट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट, उसने 2021-22 से तीलू रौतेली पुरस्कार बांटना प्रारंभ किया है महिलाओं को।
तो 8 अगस्त को इनके जन्मदिन पर, तीलू रौतेली जी के जन्मदिन पर ये पुरस्कार वितरित किए जाते। तीलू रौतेली उनकी मृत्यु एक बहुत आकस्मिक मृत्यु थी, क्योंकि वो जब नदी के किनारे नहाने गए थे तो एक शत्रु ने उनकी गर्दन काट दी थी, जिसे क्या है, जो एक इतिहास का कलंक है उत्तराखंड की हिस्ट्री में। तो हमें ये याद रखेंगे। तीलू रौतेली पुरस्कार 8 अगस्त को दिया जाता है और 2021। होप आप लोगों को समझ में आएगा। इससे आगे का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 2 ही पार्ट में से कंप्लीट करना मुश्किल है। और हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। Hey man, I feel like our generation has given up on love.